हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। आज हम अपने इस चैनल पर घटना चक्र की जो सीरीज़ है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें जो आपका स्टडी मटेरियल है आपके जनरल स्टडीज़ के लिए, यानी कि आपके समान ज्ञान के पेपर के लिए या सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए, उसी से संबंधित मैं आपकी जो 5वीं यूनिट है उसमें जो आपका तीसरा पार्ट है ना, 5वीं यूनिट का तीसरा भाग जो कि आपका सौर मंडल से संबंधित है, उसे मैं लेकर आई हूँ। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं ये पुस्तक है घटना चक्र वालों की, और ये है आपका थर्ड पार्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौर मंडल। देखिए, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौर मंडल में कि ब्रह्मांड क्या है। तो देखिए, अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त आकाशीय पिंडों की सुव्यवस्थता क्या कहलाती है? ब्रह्मांड कहलाती है। ठीक है, यानी अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त आकाशीय पिंड क्या होते हैं? जो आकाश में हमें दिखाई देते हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, है ना, ये सब हमारे क्या है? आकाशीय पिंड। ठीक है, तो इनकी जो सुव्यवस्था है ये हमारी क्या कहलाती है? ब्रह्मांड। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्मांड में सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित दिशा, निश्चित दूरी तथा निश्चित गति से गतिमान पाए जाते हैं। यानी एक निश्चित दिशा है, किस दिशा में ये जो है परिभ्रमण कर रहे हैं या परिक्रमण कर रहे हैं, और निश्चित दूरी में चलते हैं और निश्चित गति से भी चलते हैं। सबकी अपनी अपनी गति है, अपनी अपनी दूरी है। ठीक है, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का अभिन्न अंग है। सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है तथा लाखों आकाशगंगाओं का समूह ब्रह्मांड कहलाता है। यानी ब्रह्मांड में क्या है? लाखों आकाशगंगाएं हैं, लाखों, बहुत सारी, और उन आकाशगंगाओं में से एक हमारा क्या है? सौरमंडल। ठीक है, जिसमें हमारा सूर्य और उसके 8 ग्रह हैं, साथ ही उसके कई सारे उपग्रह हैं। आगे देखिएगा, आधुनिक सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत। तो देखिए, आधुनिक या महाविस्फोटक सिद्धांत, ये देखिएगा आप, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। क्या? आधुनिक सिद्धांत, जो कि आपका महाविस्फोटक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? जॉर्ज लेमेत्रे। कौन है? जॉर्ज लेमेत्रे इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। किसके? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के। जबकि इस सिद्धांत की जो व्याख्या की है वो किसने की है? रॉबर्ट वैगनर ने। किसने की है? रॉबर्ट वैगनर ने। ठीक है, रॉबर्ट वैगनर ने सिद्धांत की व्याख्या की है, और प्रतिपादन किसने किया है सिद्धांत का? जॉर्ज लेमेत्रे ने। आगे देखते हैं, विश्व की सुविख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में व्याख्या की है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व नवीनतम खोजों के अनुसार 13.8 अरब वर्ष पूर्व, अरब, यहाँ पे अरब जोड़ लीजिए। ठीक है, यानी कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व या 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व एक मटर के दाने के रूप में था। अर्थात सूक्ष्म अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। मिस्र यूनानी परंपरा के प्रख्यात खगोलशास्त्री क्लॉडियस टॉल्मी 140 ईस्वी ने, है ना, उन्होंने 140 ईस्वी में जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया था। हालांकि टॉल्मी से पूर्व ग्रीक खगोलशास्त्री यूडोक्सिस ने सर्वप्रथम जियोसेंट्रिक मॉडल का प्रतिपादन 380 ईसा पूर्व में किया था। इसके बाद ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने जियोसेंट्रिक मॉडल का प्रतिपादन किया। किसने? अरस्तु। इन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। मतलब उनका ऐसा मानना था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, तथा सूर्य तथा अन्य ग्रह जो हैं वो इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं। किसके अनुसार? जियोसेंट्रिक मॉडल। ठीक है, और ये था अरस्तु ने जो दिया था। इस अवधारणा को लंबे समय के पश्चात 1514 ईस्वी में कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक
क्या, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। किसने? कॉपरनिकस ने। उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि सूर्य है। यानी सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और उसके चारों तरफ अन्य ग्रह वगैरह उसकी परिक्रमा या उसकी परिभ्रमण जो भी आपका कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फलतः कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा गया। 16वीं शताब्दी में कैप्लर महोदय ने ग्रहीय गतियों के नियम, मीन्स ग्रह जो हैं उनकी जो गति है उसका जो नियम दिया है, किसने? कैप्लर ने। ठीक है, उन्होंने इसकी खोज की और इन्होंने सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना। क्या माना इन्होंने? सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना। मतलब सूरज ये है आपका और इसके चारों तरफ क्या है, आपके जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर काटते हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी मैं बताऊंगी। अभी फिलहाल ये देखते हैं। 1805 में हर्शेल ने बताया, क्या बताया हर्शेल ने, कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एकमात्र अंश है ना। ये बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एकमात्र अंश है। ठीक है, यानी कि एकमात्र अंश नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए एक अंश मात्र है। दोनों में अंतर हो गया, एक मात्र है और एक ये कि एक अंश मात्र है, एक पार्ट है केवल, है ना। एडविन हब्बल द्वारा 1929 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रमाण दिया गया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। ये किसने कहा? हब्बल ने, है ना। एडविन हब्बल ने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया। साथ ही साथ उन्होंने ये स्पष्ट किया कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है ना। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है और इसके अंदर हमारे आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं हैं। आगे देखते हैं, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण। विश्व के नियमित अध्ययन का प्रारंभ 140 ईस्वी में किया गया। किसने किया? ये खगोल शास्त्री, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था, क्लॉडियस टॉलमी ने। ठीक है, क्लॉडियस टॉलमी ने नियमित अध्ययन का प्रारंभ 140 ईस्वी में किया था। यह मत कि पृथ्वी एवं अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, किसने बताया था? कॉपरनिकस, जो कि पोलैंड देश के थे, कॉपरनिकस। जियोसेंट्रिक अवधारणा, जियोसेंट्रिक में क्या था कि पृथ्वी बीच में है और उसके चारों तरफ सूर्य वगैरह चक्कर काटते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था? क्लॉडियस टॉलमी ने। किसने? क्लॉडियस टॉलमी ने। आगे देखिए, विश्व में हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं हैं। विश्व में हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं, किसने कहा था? हब्बल ने, एडविन हब्बल ने। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन कॉपरनिकस ने किया। सौरमंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है। सौरमंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है। ये किसने की कहा? हर्शेल ने। हर्शेल ने। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं प्रमुख सिद्धांत। अब देखिए, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसका विस्तारण हो रहा है या उसमें जो है एक्सपेंड हो रहा है हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, ये एक। और अभी जो सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है वो कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा सकती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित 4 सिद्धांत हैं, जिनमें बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तो सबसे पहला कौन सा है? महाविस्फोटक सिद्धांत। कौन सा? महाविस्फोटक सिद्धांत है सबसे पहला आपका, यानी कि बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेत्री ने दिया था। दूसरा है स्फीति सिद्धांत, इन्फ्लेशनरी थ्योरी, एलन गुथ ने दिया था।
तीसरा है आपका सतत सृष्टि सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो कि आपका थॉमस गोल्ड व हरमन बॉन्डी ने दिया था। चौथा है आपका दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, जो कि आपका डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेज ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए महाविस्फोट सिद्धांत। अब ये जो पहला वाला है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी। सबसे पहले इसका प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेत्रे ने। कब किया? 1927 में। कुछ समय के पश्चात 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या रॉबर्ट वैगनर ने प्रस्तुत की। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड 13.8 अरब पूर्व तक सूक्ष्म पिंड था, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। इसमें अचानक क्या हुआ? देखिए, इसमें अचानक विस्फोट के कारण पदार्थों का विखराव हुआ। ठीक है, विस्फोट के कारण अचानक इसमें क्या हुआ? जो भी पदार्थ थे उनका विखराव हो गया और उसकी वजह से अनेक पिंडों का सृजन हुआ। इन पिंडों के आकार में वृद्धि से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। तत्पश्चात पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन से बने असंख्य पिंड तारे कहलाए। कालांतर में इसी प्रक्रिया से ग्रहों व उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग की घटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, देखिए इनका क्या मानना था? CERN, CERN द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए किया गया। 30 मार्च 2010 में जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 मीटर नीचे तथा 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया गया। देखिए, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ठीक है, ये प्रयोग किया गया CERN CERN द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए किया गया। 2010 30 मार्च को किया गया जेनेवा में पृथ्वी की सतह से कितने नीचे? 100 मीटर नीचे तथा 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में किया गया LHC। इस परियोजना में 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इसके अंतर्गत प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं, ऐसी अवधारणा है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। इस महापरियोजना का उद्देश्य जमीन के नीचे यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN, इसका फुल फॉर्म आ गया, देखिए, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला में बिग बैंग या ब्रह्मांड की शुरुआत के दृश्य को साकार करना। ठीक है, ये उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ब्रह्मांड अंततः ब्लैक होल में समाहित होकर विनष्ट हो जाएगा। यानी एक हम जानते हैं कि ब्लैक होल है, ऐसा माना जाता है अंतरिक्ष में, और वो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि किसी भी चीज़ को अपने अंदर खींच लेता है ना। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, ब्रह्मांड अंततः ब्लैक होल में समाहित होकर विनष्ट हो जाएगा। ये किसने कहा है? एडविन हब्बल ने। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये पुस्तक किसकी है? स्टीफन हॉकिंस की। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कब? 13.8 अरब वर्ष पूर्व। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एडविन हब्बल। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया। और सौरमंडल का निर्माण माना जाता है 4.5 अरब वर्ष पूर्व से। 4.5 अरब वर्ष पूर्व से किसका? सौरमंडल, है ना, ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही, सौरमंडल का निर्माण माना जाता है। हब्बल स्थिरांक का संबंध है ब्रह्मांड के प्रसार से। ब्रह्मांड के प्रसार से किसका संबंध है? हब्बल स्थिरांक का। अब देखिए एस्ट्रोनॉमी क्या है, यानी खगोलिकी। आकाशीय पिंडों का वैज्ञानिक अध्ययन आपका एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। आगे देखिए ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, ये बिल्कुल अलग है ना।
आकाशीय पिंडों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ज्योतिष शास्त्र कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकी। आकाशीय पिंडों की भौतिक विशेषताओं तथा उनकी गतियों का अध्ययन खगोल भौतिकी कहलाता है। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। इनका विस्तार इतना अधिक होता है कि इनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। आगे देखिए, एक आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। 80,000 से लेके 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक एक आकाशगंगा का व्यास हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित होते हैं। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। इन तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ माना जाता है। देखिए, ये हमारी आकाशगंगा है, ठीक है। आगे देखिए, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ये असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है, जिनमें एक केंद्रीय बल्ज तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। आकाशगंगा के केंद्र में आकाशगंगा के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे कहते हैं, और इसका आकार कैसा है? सर्पिल यानी कि स्पाइरल, ठीक है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। कौन सा? ओरियन नेबुला। आगे देखिए, सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। सूर्य एक तारा है हमारी आकाशगंगा का, और ये आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय में कर रहा है। किसकी? आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से या में कर रहा है। अब देखिए, प्लेनेमस सौर मंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों को क्या कहते हैं? का ये समूह है प्लेनेमस, ठीक है। आगे देखिए, साइरस या डॉग स्टार। साइरस और डॉग स्टार पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला है। कौन सा? साइरस या फिर आपका डॉग स्टार। एवं रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। कौन सा? साइरस या डॉग स्टार। आगे देखिए, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पृथ्वी की निकटतम गैलेक्सी आकाशगंगा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा, ठीक है। तो ये जो है एंड्रोमेडा, ये एक आकाशगंगा है जो कि पृथ्वी से सबसे ज़्यादा निकट है। हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार, स्पाइरल, अभी ऊपर बताया था आपको। आधुनिक खगोल शास्त्री के जनक हैं कोपरनिकस। प्रत्येक आकाशगंगा में तारों की संख्या पाई जाती है 100 अरब तारे। कितने? 100 अरब तारे, ठीक है, हर आकाशगंगा में। खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। पारसेक आकाशगंगा व निहारिका, ठीक है। पारसेक आकाशगंगा व निहारिका खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है। आगे देखिए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, देखिए, यह सूर्य का सबसे निकट तारा है। यह सूर्य का सबसे निकट तारा है। तो आप देखिए कितना उन्होंने गहन अध्ययन किया है, कितनी डीप नॉलेज थी उनको। उन्होंने बहुत गहन अध्ययन करके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं हमारी इसके बारे में बताए। किसके बारे में? हमारे बोलना चाहिए एस्ट्रोनॉमी के बारे में। आगे देखिए, तारे के क्रोड में जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तब तारा बन जाता है रक्तदानव। क्या बन जाता है? रक्तदानव। जब तारे के क्रोड यानी मान लीजिए तारा है तो इसके बीच में जो होता है इसे हम क्रोड कहते हैं।
तो जब इसमें हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तब तारा क्या बन जाता है, रक्त दानव। जीवाश्म तारा, ये क्या है, श्वेत वामन। जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, श्वेत वामन। पीत वामन, ये कहा जाता है सूर्य को, पीत पीले रंग का है ना, पीत वामन सूर्य को कहा जाता है। निहारिका के गैसीय बादलों के सिकुड़ने से क्या बनता है, तारा। निहारिका जो है उसके जो गैसीय बादल हैं जब वो सिकुड़ जाते हैं तो ये तारे का रूप धारण कर लेते हैं। विशाल तारों का अंत कहलाता है ब्लैक होल। विशाल तारों का अंत कहलाता है ब्लैक होल। अब देखिए तारे का जीवन चक्र। तारे से अभिप्राय उन आकाशीय पिंडों से है, देखिए तारे से अभिप्राय उन आकाशीय पिंडों से है जिनकी अपनी ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे हमारा सन है यानी सूरज है, इसमें अपनी खुद की ऊष्मा है, खुद की ऊर्जा है और अपना खुद का प्रकाश है ना। लेकिन जब अगर हम बात करें ग्रहों की, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अर्थ, तो ना तो पृथ्वी में अपनी खुद की ऊष्मा होती है, ना अपनी ऊर्जा होती है और खासकर ना कोई प्रकाश होता है। ये इसे कहाँ से प्राप्त होता है, सूरज से। आगे देखिए तारे चमकदार गैसों के पिंड होते हैं। तारे चमकदार गैसों के क्या होते हैं, पिंड होते हैं। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी ग्रेविटी के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है। वह हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में तारा बन जाता है। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान जो गैसों का मेघ प्रभावित होता है और आपस में ये क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है और हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और तब एक तारा बन जाता है। अब देखिए रक्त दानव। जब केंद्रीय भाग का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है ना, जब केंद्रीय भाग का यानी क्रोड का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है उसके बाद तारे के केंद्र का भाग संकुचित व गर्म हो जाता है, किंतु इससे बाहरी परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। यानी कि अंदर तो खत्म हो गया है आपके हाइड्रोजन, लेकिन बाहरी जो है हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है। उसे हम क्या बोलते हैं, रेड जियांट। रेड जियांट है ना, या जाइंट, आपका लाल रक्त दानव। आगे देखिए नोवा तथा सुपरनोवा, ये क्या है। लाल दानव तारे की अवस्था के पश्चात जब तारे में केवल बाहरी कवच में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे नोवा कहते हैं। नोवा की यह घटना तब घटित होती है जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है। जब तारे का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाएगा तब नोवा की घटना घटित होती है। और इसके विपरीत जब कभी संपूर्ण तारे में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस घटना को सुपरनोवा कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, बाहरी कवच में जब विस्फोट हो रहा है तो उसे हम नोवा कह रहे हैं, और जब संपूर्ण तारे में, पूरे तारे में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो उसे हम सुपरनोवा कह रहे हैं। आगे देखिए श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ। लाल दानव तारे की अवस्था में पहुंचने के उपरांत जब तारे के बाहरी कवच का प्रसरण अंतरिक्ष में क्रमशः हो जाता है तो लाल दानव तारे का क्रोड शेष मात्र रह जाता है, जिसे श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। यानी लाल दानव जो तारे की अवस्था में पहुंचने के बाद जब तारे का जो बाहरी कवच होता है उसका जो प्रसरण है वो अंतरिक्ष में क्रमशः यानी कि घटता चला जाता है या खत्म सा हो जाता है, तो लाल दानव तारे का क्रोड शेष मात्र ही रह जाता है। यानी क्या होगा, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा तारा है, घटते बाहरी कवच इसका जो है धीरे धीरे खत्म होता चला गया और फिर क्या बचा, बीच का क्रोड बचा
है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, वाइट ड्वार्फ। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, पल्सर। पल्सर क्या है? पल्सर की खोज एंथनी हैविस तथा जॉसलिन बेल बर्लिन ने की 1967 में। ये एक ब्रह्मांडीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है, रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। इसे न्यूट्रॉन तारा भी कहा जाता है। यह अनुमान है कि पल्सर छोटे पिंड हैं किंतु पृथ्वी से बड़े हैं, है ना, छोटे पिंड हैं पर पृथ्वी से बड़े हैं। इनका द्रव्यमान सूर्य से अधिक है तथा चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 20 ट्रिलियन गुना अधिक है। 20 ट्रिलियन गुना अधिक है इनका चुंबकीय क्षेत्र, है ना। इनकी घूर्णन गति लगभग 7000 किलोमीटर है। ठीक है, 7000 किलोमीटर क्या है इनकी घूर्णन गति है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए दिखा रहे हैं पल्सर को किस तरीके से है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए, तारों का तत्वीय संगठन, यानी कि तारों में क्या क्या होता है। सबसे ज़्यादा होता है फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन 70%, देन हीलियम 28%, देन कार्बन, नाइट्रोजन एंड नियॉन गैस 1.5% एंड इन द लास्ट लोह वर्ग के प्रमुख तत्व 0.5%। अब देखिए, इसी को सन के लेकर भी पूछ सकते हैं कि सूरज में सबसे ज़्यादा क्या है या सेकंड नंबर पे कौन सी गैस होती है, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियॉन, फिर लोह वर्ग के प्रमुख तत्व। अब देखिए क्वासर्स, ये क्या होते हैं? क्वासर्स अर्धतारीय पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश के साथ साथ रेडियो तरंगे और एक्स-रे किरणें निकलती हैं। देखिए, एक्स-रे किरणें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेज होती हैं। आपको भी पता होगा सूरज से 8 प्रकार की किरणें निकलती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो आपकी हानिकारक होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं? एक्स-रे किरणें। एक्स-रे किरणें आपकी सबसे ज़्यादा हानिकारक किरणें होती हैं। देखिए, वस्तुतः क्वासर्स ही रेडियो तरंगों की उत्पत्ति के स्रोत माने जाते हैं। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ये देखिए आप, क्वासर्स। नेक्स्ट देखिए, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। ये क्या है? जब तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना यानी 1.4 गुना से अधिक होता है, यानी किसी तारे का द्रव्यमान जब सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा हो, कितना हो? 1.4 गुना ज़्यादा हो, तो तारों में विस्फोट की घटना घटित होती है। इस सीमा को ही चंद्रशेखर सीमा कहा गया है ना। क्या कहा गया है? चंद्रशेखर सीमा। ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या है? कृष्ण विवर ब्लैक होल तारे के विकास की अंतिम अवस्था में जब तारे के क्रोड में हाइड्रोजन का संपूर्ण रूप से हीलियम में परिवर्तन हो जाता है तथा तारे का बाहरी कवच प्रसारित हो चुका होता है, तो तारे के क्रोड का घनत्व अत्यधिक हो जाता है। यानी क्या मतलब है? तारे के विकास की जब आखिरी अवस्था में क्या होता है, जब तारे के क्रोड में हाइड्रोजन का संपूर्ण रूप से, जो हाइड्रोजन है इसके क्रोड में, जैसे तारा था, है ना, अब ये जो इसका क्रोड है, ये हाइड्रोजन जो है इसकी पूरी तरह से किस में परिवर्तित हो गई? हीलियम में। ठीक है, तो आप देखिएगा तारे का बाहरी कवच प्रसारित हो चुका है ना, तो तारे का जो क्रोड होता है इसका जो घनत्व हो जाता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अत्यधिक उच्च हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। फलस्वरूप जब भी वहाँ से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है ना, तो वह उसमें समाविष्ट हो जाती है ना। मान लीजिए आप कोई रे जा रही है लाइट की, तो ये इससे टकरा के वापस नहीं आएगी, ये इसी के अंदर चली जाएगी, है ना, उसका परावर्तन नहीं हो पाता, और इसी तारे को हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल कहते हैं। वस्तुतः जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान
के 3 गुने से अधिक होता है। कितना? जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से अधिक होता है वे विघटित होकर अंततः कृष्ण विवर या ब्लैक होल में परिणति हो जाते हैं। आगे देखिए, पैरेलैक्स विधि, ये क्या है? इसके द्वारा तारों के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है। मीन्स अगर 2 तारे हैं तो 2 तारों के बीच में कितनी दूरी है ये हम पता करते हैं पैरेलैक्स मेथड के द्वारा। अन्य बहुत से तारे ऐसे हैं जिनकी दूरी पैरेलैक्स विधि द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती। खगोलविदों द्वारा ऐसे तारों की दूरी जो है किससे हम ज्ञात करते हैं? ल्यूमिनोसिटी यानी कि ज्योतिर्मयता के आधार पर ज्ञात की जाती है। तारामंडल नक्षत्र, कॉन्स्टलेशन, आपने भी देखे होंगे कॉन्स्टलेशन, सप्तऋषि वगैरह हम बोलते हैं, है ना। रात में देखिए इस तरीके से आकार होता है, कुछ इस तरह का ही होता है। देखिए, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले कुछ तारे सुंदर आकृतियों में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं, है ना। वर्तमान वैज्ञानिकों द्वारा तारामंडल में उनके आसपास के वातावरण को शामिल माना जाता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 88। कितने कॉन्स्टलेशंस हैं? तो ये हैं आपके 88। किसके अनुसार? IAU के अनुसार। ये भी आपकी संख्या पूछी जा सकती है, जैसे सप्तऋषि तारामंडल, ओरियन, सिग्नस, हाइड्रा और हरक्यूलिस। ठीक है, फिर से पढ़ लीजिए। सप्तऋषि तारामंडल, ओरियन, सिग्नस, हाइड्रा और हरक्यूलिस। नेक्स्ट है आपका नक्षत्र। नक्षत्र क्या है? देखिए, एस्टेरिज्म ये क्या है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ 27 नक्षत्र हैं। कितने हैं? अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ कितने नक्षत्र हैं? 27। भारतीय मनीषियों ने 28वें नक्षत्र अभिजीत की परिकल्पना की है। कुछ प्रमुख नक्षत्र कौन कौन से? विशाखा, धनिष्ठा, चित्रा, मघा, आर्द्रा, रोहिणी, अनुराधा, हस्त आदि आदि। आगे देखिए, राशि चक्र, ज़ोडिएक साइंस आप भी जानते होंगे। ज़ोडिएक साइंस जो जैसे हमारे राशि वगैरह के भी होते हैं। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 12 तारा समूहों से होकर गुजरती है। इनके आकार अलग अलग होते हैं। आकृति के अनुसार इनमें इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे तराजू के आकार को क्या बोलते हैं? तुला, है ना। एक्चुअल में भी हम जो अपने राशि चिन्ह वगैरह देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? राशि आपकी जो होती है वो ही है ये सब। ज्योतिष शास्त्र में उक्त तारा समूह अर्थात नक्षत्रों को राशि चक्र कहते हैं, यथा वृष, मेष, कर्क, मिथुन, कन्या, सिंह, वृश्चिक, तुला, धनु, मकर, मीन, कुंभ। ये आपकी सारी राशियां हैं 12। आगे देखिए, प्रमुख राशियां और उनके चिन्ह। मीन मछली, कुंभ घड़ा, मकर मगरमच्छ, धनु धनुष, वृश्चिक बिच्छू। फिर देखिए, तुला तराजू, कन्या लड़की, सिंह शेर, कर्क केकड़ा, मिथुन स्त्री पुरुष, वृषभ बैल, मेष भेड़, है ना। ये सारे आपके क्या हैं? राशि और इनके ये प्रतीक। आगे देखिए, प्रमुख नक्षत्र। अश्लेषा या आश्लेषा, इनके आश्लेषा, रेवती, पुनर्वसु, कृतिका, उत्तरा भाद्रपद ये है आपकी धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपद ये है आपका श्रवण, भरणी, आंद्रा। नेक्स्ट है, तारों के रंग से उनके तापमान को ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तारों की मुक्त ऊष्मा के आधार पर उनकी उम्र ज्ञात की जा सकती है ना। बिल्कुल सही बात है ये। नीला व सफ़ेद, यदि तारा नीला या सफ़ेद है, नीला व सफ़ेद है तो युवा तारा है या आद्य तारा है। नारंगी है अगर
तो ये प्रणव तारा है, और यदि ये लाल हो गया है तो फिर ये वृत्त तारा है। अब आइए